दोस्तों देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। और समीकरण में दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 चिन्ह 2SO3। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देंगे। तो इसका आंसर हम पहले से ही आपके सामने लिख कर देखा चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। ये कैसे, जैसे मान लीजिए ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, यह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें इसको कोई खास रूप से बता सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। लेकिन उसी को क्या किए हम कि समीकरण सूत्र के रूप में लिख दिए, उसका जो फॉर्मूला था उसके अनुसार लिख दिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक, अब देखिए इसमें कितना मात्रा किसका गया है, ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं ना, ये आगे का प्रोसेस होता है, बट उसको व्यवस्थित करना पड़ता है ना। तो बस वही क्या होता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आप इसलिए लिखते हैं, इस पे इसको समझाते हैं कि किस पर कितना आयन बचा हुआ है, इसके लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन था कि इससे हमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, निम्नलिखित समीकरण से हमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, ये समीकरण से यानी ये जो बना हुआ है इसके अनुसार जो हमें सूचना प्राप्त होती है, इस समीकरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि सल्फर डाइऑक्साइड के दो अणु है ना, सल्फर डाइऑक्साइड इसके दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक है, संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का दो अणु का निर्माण करती है। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसका क्या है, दो अणु का निर्माण हुआ है। बस यही सूचना हमें क्या होती है, प्राप्त होती है इससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पर देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण है, इस दोनों का क्या करना है कि हमें संतुलित करना है। पहला है CaOH2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 रिएक्शन हो क्या बनता है, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O ये बनता है। इसको हमें संतुलित करना है। वैसे संतुलित करना काफ़ी आसान है, यहीं पे बता सकते हैं, बट इसको हम कॉपी पर आपको लिख करके लिखा हुआ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 रिएक्शन CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको संतुलित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है, बस देखिए इधर हम पहले इसको काउंट करते हैं। कैल्शियम कितना है, 1, इधर भी कैल्शियम 1 है, OH2 ये 2 है इधर, और इधर देखिए, तो इधर देखिए इसमें हाइड्रोजन 1 होता है और OH 1 होता है, ठीक है। इसके अनुसार देखिए इसमें OH मिल गया 2, तो यहाँ पर 1 की कमी है, ठीक है। आगे यहाँ H और फिर NO3, यहाँ पर इस तरह से इसको पहले काउंट कर लिए। अब देखिए जब इसको हम समीकरण को संतुलित करने के लिए जाते हैं, तो देखिए इधर जो जहाँ पे कम रहा है, देखिए यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 से यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। NO3 का कितना हो गया, 2 मात्रा हो गया। यहाँ देखिए NO3 का भी 2 मात्रा था, तो यानी NO3 तो ऑलरेडी संतुलित हो गया है। कैल्शियम 1, तो इधर भी कैल्शियम 1 संतुलित हो गया। लेकिन हमें आगे और चीज़ संतुलित करना था, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन किए तो यहाँ पर 2 लगाए, तो क्या हुआ कि दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब इसको पूरे काउंट करके देखते हैं, 1 कैल्शियम इधर, बाकी नहीं है, तो 1 कैल्शियम इधर है, ठीक है। OH2 को देखते हैं, तो OH2 यहाँ पर कितना है, 2 है ना। और यहाँ पर देखिए पहले H2O में क्या होता है, 1 हाइड्रोजन और 1 OH मिलता है, ठीक।
लेकिन जैसे यहाँ 2 लगाए तो अब क्या हुआ, 2 OH मिल रहा है, तो 2 OH से यहाँ पर क्या हुआ, संतुलित हो गया। फिर इधर 2 हाइड्रोजन बच गया, तो इसमें एक H 2 OH रहता है, तो एक H और एक OH रहता है, तो OH से तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Al प्लस CuCl2 समीकरण, यानी कि रिएक्शन हुआ है तो बना है AlCl3 प्लस Cu है। ठीक है, कॉपर बनता है। ठीक, अब देखिए जब ये इसका हम संतुलित करेंगे इसको, तो इसको संतुलित करने के लिए इस तरफ 2 लगा देंगे, तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, और इधर से भी 2 लगा दिए तो 2 एल्युमिनियम इधर मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए 3CuCl2 अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए Cl कितना गया, Cl 3 हो गया ना, 3 दूनी 6 Cl, तो यहाँ Cl 3 है और 3 दूनी 6 है, Cl तो ठीक है, लेकिन Cu 3 को कॉपर हो गया 3 को, तो यहाँ पर भी Cu3 लगा दिए, तो इधर क्या हुआ, इधर कॉपर भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये भी संतुलित हो जाता है जब एल्युमिनियम में 2 और कॉपर CuCl2 में 3 और AlCl3 में 2 और कॉपर में फिर 3 लगा देते हैं, तो क्या होता है, ये संतुलित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इसमें 3 नंबर में है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताएं। विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको लिखने के लिए इसका परिभाषा से काम चल जाएगा। ठीक है, और साथ में एक एग्जाम्पल देंगे तो भी काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि कोई ऐसा यौगिक है जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु को जैसे उसमें देते हैं तो वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाले को उसे अलग कर देता है और उसके जगह पे खुद वो जाकर बैठ जाता है, तो उसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इससे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल Fe+CuSO4। ठीक है, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, देखिए आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो क्या किया, देखिए इसमें से कॉपर को वो बाहर निकाल दिया ना, और आयरन खुद वहाँ पर जाकर बैठ गया, तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट था हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देख सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, आयन यानी कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में इधर उधर होकर के क्या होता है कि नया यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, जैसे देखिए NaCl है पहले से, इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इससे भी पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि वो आपस में देखिए NaCl है, इसमें से इसको आदान प्रदान कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर AgCl ये बना लेगा। ठीक, देखिए है ना, AgCl ये बना लिया आयन को आपस में आदान प्रदान करके, और ये भी आपस में आदान प्रदान कर करके NaNO3 बना लिया। ठीक है, खैर ये समीकरण में डाउन एरो का इसलिए चिन्ह दिया गया है ताकि क्योंकि ये क्या होता है कि अवक्षेप बन के बैठ जाता है। ठीक, इसके लिए डाउन एरो का चिन्ह दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर यही होता है कि उभय विस्थापन में मतलब आपस में दोनों सिर्फ यहाँ देखिए विस्थापन में क्या हुआ था कि सिर्फ आयरन क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें एक दूसरे को बदला बदली करेगा, ये उसके जगह पे जाएगा और इसके जगह पे दूसरा आ जाएगा, यही होता है उभय विस्थापन। ठीक है, उभय विस्थापन में दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में विनिमय होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन ना करते हुए सीधा आंसर जो लिखते हैं उसके तरफ चलते हैं। देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें उसका आंसर हो जाएगा किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या
किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जुड़ने में अगर ऑक्सीजन आता है ऐसा हो सकता है, या फिर अगर हटने में हाइड्रोजन आता है, तब ये दोनों केस में क्या होता है? वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी के विपरीत ऐसे यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जैसे है C+O2 क्या हुआ? CO2। यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन अकेले था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर HCl पहले से है, ये 4HCl ये संतुलित करने के लिए दिया गया है, लेकिन HCl पहले से है और MnO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? उससे HCl में से हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, निकल गया ना, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इधर से ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें देख सकते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन का निकल जाता है ना। अब जैसे ही हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन का निकलना हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, ये दोनों का दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। अब इसी के विपरीत, बिल्कुल ही विपरीत होता है अवकरण में। अवकरण में क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ H2 का संयोग या किसी यौगिक से O2 का निष्कासन होता है। सिंपल सा उल्टा है। ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है H2+Cl2 रिएक्शन 2HCl। इसमें क्या हो? देखिए दोनों अलग अलग है और यहाँ पर जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा ये हो गया अवकरण अभिक्रिया। वहीं पे CuO+H2। अब देखिए इसमें क्या हुआ? CuO ऑक्सीजन साथ में है ना, और हाइड्रोजन अलग है। इधर क्या हो गया? इधर देखिए ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन CuO से क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है? अवकरण की क्रिया हो रहा है। तो ये दोनों क्या होगा? अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4, इसका आंसर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला है शरीर में भोजन का पचना। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है अपचयन। ठीक, यहाँ देखिए नीचे आपको दिख नहीं रहा था ना। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि है अपचयन। नेक्स्ट हमारा है Fu+CuSO4 रिएक्शन Cu+FeSO4। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉपर विस्थापित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में है CaOH को H प्लस 2HCl। ये रिएक्शन करता है CaCl2 बनता है प्लस 2H2O बनता है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? देखिए ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है CuO+H2 रिएक्शन Cu+H2O। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 नंबर तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है? खैर क्या होता है जब में ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में है जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है? तो इसको आंसर मुख से एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि लिखा हुआ आंसर मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख सकते हो इधर, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण करती है। बस इतना ही आंसर है। अब दीर्घ उत्तर यह है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 1 पेज भरना है, नहीं, जो उसका रियल आंसर है रियल आंसर दे देना है, काफ़ी है इसके लिए। क्या देखिए इसका समीकरण में है Zn+CuSO4 रिएक्शन ZnSO4+Cu। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही जाएगा
यहाँ से कॉपर को निकाल देगा क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। और जिंक सल्फेट का निर्माण इधर हो जाएगा और कॉपर बाहर आ गया। बस दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये लिखते हो तो ये आधा नंबर का आंसर है, और आप अगर इतना ये भी लिख देते हो तब ये आपको आधा नंबर पूरा नंबर का आंसर है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का मतलब ये होता है, जो आपने लिखा है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर दो, ये दीर्घ उत्तरीय कहलाता है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तब क्या होता है। ठीक, देखिए क्या होता है, जब सिल्वर धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से होती है तो सिल्वर कॉपर को विस्थापित कर सिल्वर सल्फेट का निर्माण करती है। जैसे देखिए ये क्या सिल्वर है, ये कॉपर सल्फेट है। सिंपल सा वही पंडा है, जो इसमें था वही इसमें हो रहा है। ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करता है, इसको विस्थापित करके खुद वहाँ पे आ जाता है। देखिए AgSO4 बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक, बस यही आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है ना। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट से डाला जाता है तो क्या होता है उसके विलयन में। देखिए क्या होता है, जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या ये लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। PbI2 मतलब लेड आयोडाइड, ठीक है। इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे देखिए इसका रिएक्शन दिया हुआ है, PbNO3 लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसको जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है कि पोटेशियम और ये जो इधर से नाइट्रेट है ये दोनों एक साथ आ जाता है, और ये क्या होता है, ये दोनों एक साथ आ जाता है। देखिए जैसे PbI2 नाइट्रेट क्या करता है, यानी पोटेशियम क्या करता है, इसमें से नाइट्रेट को हटा देता है, अपने साथ ले लेता है, और ये आयोडाइड क्या होता है, ये लेड के साथ मिल जाता है। तो इस तरह से लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो केमिस्ट्री क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन काफ़ी दिन से बचा हुआ था, वो आज कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसका वीडियो बहुत दिनों से इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि इसको हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत लंबा, कम से कम आधा या फिर 45 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो बनाएंगे तब हो पाएगा, तो इसलिए नहीं आ रही थी। लेकिन पता चला कि नहीं, चलो इसका सिर्फ आंसर अगर बता देंगे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ाए, अगर लोग चैप्टर पढ़े हैं तो ये समझ लेंगे आसानी से। तो इसलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो कुछ भी समझाएं वो समझ में आया होगा। दोस्तों आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रदान कर दिया है। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देकर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निश्चित रूप से दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।